Hello friends, welcome to our channel Brief and Brilliant. And today we are going to discuss about diabetes mellitus, जिसको कि हम मधुमेह रोग के नाम से भी जानते हैं. Definition: it is an endocrine disorder characterized by altered metabolism of carbohydrate, fat and protein, results in hyperglycemia. डायबिटीज़ मेलाइटिस एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन या तो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है या फिर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं. क्लासिफिकेशन: डायबिटीज़ मेनली दो टाइप्स का होता है. टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की. सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर की. डायबिटीज़ मेलाइटिस एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है. जनरली डायबिटीज़ मेलाइटिस का जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है, इसलिए इसे एक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है. नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर इज ओबेसिटी. ऐसे पर्सन्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें नॉर्मल से ज़्यादा वेट होता है या जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है और उनकी डाइट उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उन लोगों में ओवरवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ओवरवेट होने के साथ ही उनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उनमें शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून एंटीबॉडी. ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है. ऑटो इम्यून डिजीज़ का अर्थ होता है बॉडी जब अपनी ही बॉडी सेल्स के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज. जनरली क्या होता है, बॉडी के अंदर बाहर से कोई एंटीजन एंटर होता है तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है. लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, बॉडी अपने ही सेल्स के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि बॉडी अपनी खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, इंसुलिन बनाने वाली सेल्स के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे कि इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है और डायबिटीज़ मेलाइटिस कोज हो जाता है. नेक्स्ट रीज़न इज इन्फेक्शन. ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, उन लोगों में भी डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज पैनक्रिएटाइटिस. पैनक्रिएटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज. सो जैसे कि आपको पता है, इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स के द्वारा होता है. तो जब पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो पैनक्रियाज की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है और बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता, जो कि एक डायबिटीज़ का इम्पॉर्टेंट रीज़न है. नेक्स्ट इज सेल डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन. अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर बीटा सेल में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस कोज हो जाता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में. डायबिटीज़ मेलाइटिस दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. सो फर्स्ट हम बात करेंगे अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होता है. इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है. जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यंग एज में पाया जाता है, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं क्योंकि इंसुलिन देने से पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ क्योर हो जाता है. टाइप 1 डायबिटीज़ के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, इनमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और वेट लॉस होता है. इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होता है तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर फैट और प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ करना शुरू कर देती है, जिससे कि फैट के मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ डेवलप हो जाती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है. इसी के साथ ही फैट और प्रोटीन के ब्रेक डाउन की वजह से
पेशेंट का वेट लॉस होता है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? जैसे कि आपको बताया, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। मतलब इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, पर वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स। बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है या फिर सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर की कमी हो जाती है, जिससे कि वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती है और ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाती है, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। इसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है? कीटोन बॉडीज एब्सेंट होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी एब्सेंट होता है और पेशेंट का वेट गेन होता है। क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन प्रेजेंट होता है, इसलिए बॉडी कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर फैट और प्रोटीन को यूज़ नहीं करती है, जिससे कि फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता है और वेट लॉस नहीं होता है। बात करेंगे कॉमन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस के कौन कौन से कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं 3 P's के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर डायबिटीज़ मेलाइटिस का है 3 P's। 3 P's का अर्थ है पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है और उसको यूरिन भी बार बार आता है। ऐसा शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज फैटिक एंड लेथार्जी। पेशेंट के अंदर जब ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है, ब्लड शुगर हाई होता है, लेकिन सेल्स के अंदर पेशेंट को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। उस पेशेंट की जो सेल्स है, बॉडी की सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनके अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि बॉडी फैटिक में चली जाती है, वीक हो जाती है और टायर्डनेस फील होता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज ड्राई स्किन। हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और पेशेंट को बार बार स्वेटिंग होती है और ड्राई स्किन होती है। नेक्स्ट इज नम्बनेस। नम्बनेस का मीनिंग होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। जैसे कि पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर लेवल राइज होता है, उस वजह से पेशेंट में पूरी बॉडी में प्रॉपरली इक्वल ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि बॉडी के डिस्टल पार्ट्स में या फिर प्रोमिनेंट पार्ट्स में नमनेस फील होता है, पेशेंट को लॉस ऑफ सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट इज डिले वुंड हीलिंग। डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट डेंजरस इम्पैक्ट होता है डिले वुंड हीलिंग। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर छोटी सी भी चोट लगती है तो उसको हील होने में उसको नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगता है। वुंड हीलिंग होने में डिले हो जाता है और छोटे से वुंड को भी हील होने में महीनों तक का समय लग जाता है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोज यूरिया। बॉडी के अंदर जैसे कि डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, किडनी अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से ग्लूकोज को बाहर निकालने का काम करती है। इसी वजह से यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन। नेक्स्ट इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द फुट। डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, बॉडी के जो डिस्टल पार्ट्स है उनमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिससे कि जो फुट है उसके अंदर ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे डायबिटिक फुट डेवलप हो जाता है। फुट के अंदर सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और फुट का कलर चेंज हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है और वहाँ पे गैंग्रीन बनने के या फिर नेक्रोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि फुट के अंदर थोड़ी सी भी इंजरी होने पर वो महीनों तक ठीक नहीं होती है, वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इम्यूनिटी। डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी वीक होती है बिकॉज ऑफ उनके अंदर जो नॉर्मल नेचुरल रेजिस्टेंस होता है बॉडी का वो स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल, बिकॉज ऑफ लोअर ब्लड सर्कुलेशन एंड अनइक्वल ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। सो डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाए रखना होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस एंड फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो समटाइम्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल लो हो जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह से धीरे धीरे जो उसके अदर इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि फैट का ब्रेकडाउन होना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना, तो फैट ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से और ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी की जो वेसल्स होती है, कोरोनरी आर्टरी है या फिर अदर बॉडी की जो वेसल्स हैं, हार्ट की वेसल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में सप्लाई कम हो जाती है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस। हम डायबिटीज मेलाइटस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टेस्ट होता है वो होता है ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना। पेशेंट का रेगुलर ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है। पेशेंट का जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, वो 70 to 110 mg/dl होता है। और पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद आफ्टर मील जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो 120 to 140 mg/dl होता है। अगर पेशेंट में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मोर देन 125 आता है तो उसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलेंगे। और अगर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 आता है तो उसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। सो द फर्स्ट टेस्ट इज ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग। द नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। यह ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिनमें डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आता है। उसे हम फिर कंफर्म करने के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। उनको 3 से 4 दिन तक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। उसके बाद ओवरनाइट फास्टिंग के बाद उनको मॉर्निंग में सैंपल लेने से पहले 50 to 100 ग्राम कार्ब्स दिया जाता है। उसके बाद उनका सैंपल लिया जाता है। अगर उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो हम उसे डायबिटीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज HbA1c। HbA1c क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल का हीमोग्लोबिन के साथ एक बाइंड अप होता है। जनरली क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे वो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और वो लॉन्ग टाइम तक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहता है। उसके लाइफ स्पान, थ्रू आउट द लाइफ स्पान ऑफ RBC जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होता है, जिसे हम HbA1c के थ्रू मेजर करते हैं। तो HbA1c के जो लेवल होता है उसके द्वारा हम डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं। नॉर्मल HbA1c का लेवल 4 to 6% होता है। अबाउ 6% अगर HbA1c का लेवल आता है ब्लड के अंदर तो हम उसको डायबिटीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर ग्लाइकोज़-यूरिया। ये टेस्ट ग्लाइकोज़-यूरिया को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको हम डायग्नोज करने के लिए, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिप स्ट्रिप टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज। पेशेंट में कीटोन बॉडीज़ का पता लगाने के लिए, उसके पेशेंट के यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ का पता लगाने के लिए हम डिप स्ट्रिप टेस्ट करते हैं। इनमें पेशेंट की यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रिप को डिप किया जाता है, जैसे कि हमें पता लगता है कि कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं। उसके अलावा USG, CT और MRI एक्सरे के द्वारा भी डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज किया जा सकता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को हमने समझ लिया कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे इसे डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, हाउ टू मैनेज डायबिटीज़ मेलाइटस। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है डाइटरी मैनेजमेंट। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर पेशेंट में डाइटरी मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज
पेशेंट को लो कार्ब डाइट देनी पड़ती है और पेशेंट को उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डाइट दी जाती है, जिससे कि पेशेंट के अंदर शुगर लेवल मेंटेन किया जा सके। अगर पेशेंट इंसुलिन पे है या ओएचए पे है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डाइट दी जाती है। पेशेंट का शुगर लेवल मेंटेन रखना होता है। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट को इंसुलिन दिया जा रहा है और डाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाए तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के बाद कोमा में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर पेशेंट के अंदर अगर हाई शुगर लेवल है और वहाँ पे अगर पेशेंट को हाई कार्ब डाइट देंगे तो अगेन पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसमें कीटोन बॉडीज डेवलप हो सकती है। इसीलिए पेशेंट की डाइटरी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे पेशेंट का वर्कआउट देखा जाता है और उसकी कैलोरीज को मेज़र किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट दी जाती है। जनरली पेशेंट को लो कार्ब, मीडियम फैट, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है और पेशेंट को सलाह दी जाती है कि रेडी टू ईट फूड्स अपने पास रखें, जिससे कि उसको वीकनेस फील होने के साथ ही वो उसे कंज्यूम कर सके और उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डायबिटीज़ मेलाइटिस के मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज किया जाता है, नॉर्मल वर्कआउट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, जिससे कि उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो सके और शुगर लेवल मेंटेन हो सके। इसके साथ ही पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने से पेशेंट में सडनली ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। उसके अलावा OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को भी यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे पेशेंट जिसमें डायबिटीज़ के पेशेंट जिनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, उनको आफ्टर मील OHA रिकमेंड किया जाता है, जिससे कि उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है उनको कंट्रोल किया जा सके। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जनरली इंसुलिन को सिंथेसाइज करने में और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलिन थेरेपी। ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लड शुगर लेवल हाई होता है और OHA के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उन पेशेंट में इंसुलिन रिकमेंड किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। इंसुलिन थेरेपी के अंदर पेशेंट को बिफोर मील 30 मिनट्स बिफोर द मील इंसुलिन डोज दी जाती है अकॉर्डिंग टू हिज और हर ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। पेशेंट को रूटीन वर्कआउट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जिससे कि डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए और OHA के लिए भी ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो खुद की केयर कर सके, सेल्फ केयर कर सके। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को इंजरी से बचने की सलाह भी दी जाती है, बिकॉज उनमें डिले वुंड हीलिंग होता है और उनको ऐसे एनवायरनमेंट में जाने से भी मना किया जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। इसके अलावा उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचने के लिए भी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। सो हेल्थ एजुकेशन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड so this is the management of diabetes mellitus. Next please like, share and subscribe the video and also give your comments. Thank you friends.